अरे मेरे पास एक सिंपल सा प्रपोजल है, मैंने कल डिस्कस किया था विपिन के साथ कि अपने एक ऑल इंडिया टेस्ट देते हैं रैंकिंग वाला। आप में से कोई एक बंदा, मतलब अभी मेरा प्रपोजल विपिन है, जिसके सबसे अच्छे स्कोर आ रहे हैं वो एक देगा, मतलब बिना बात की, फीस ज्यादा है उसकी, पर तुम सबको कॉन्ट्री करना है। वो जो पेपर देगा ना उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो सारे दे देना, वरना पीडीएफ कैसे लेके आओगे? रैंकिंग कैसे पता चलेगी? नंबरों से रैंकिंग पता चल जाएगी ना। कोई भी एक बंदा जो तुम में से सबसे ठीक लगता है तुम्हें, या कोई अपना ओरिजिनली अपने आप देना चाहता है, तो 600-700 रुपए का एक टेस्ट है, वो तो विजन वाले हैं। मैं चाहता हूँ जीएस स्कोर या फिर उसका दिया जाए फॉरम। हाँ, जीएस स्कोर का पता नहीं, फीस आया नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन वगैरह तो है, क्योंकि उसमें कम से कम 15,000 बच्चे ऐसे पेपर देते हैं जिनमें से मतलब 5 से 7,000 डेड सीरियस वाले हैं। तो अगर आप उस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में बढ़िया स्कोर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 चीजें जो मतलब इस मैपिंग से पहले मैं शुरू बताना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसे टेस्ट डिस्कशन है, अगर मेरी ट्रेनिंग यहीं होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहीं है, सबका जड़ोदा ही आया है, तो मतलब मेरा तो अलग होगा नहीं, ट्रेनिंग सबकी एक ही जगह होगी, तो मैं वीकेंड पे आऊँगा, टेस्ट डिस्कशन करवा दूंगा। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि इतना अभी तक वो तुम नहीं कर पाए हो कि टेस्ट डिस्कशन अपने आप करवा दो, या तुम करवा सकते हो तो तुम में से कोई एक जना करवा दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी स्कीम में मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे पिछले टेस्ट डिस्कशन में तेजन ने एक क्वेश्चन पूछा था, तीनों ने जवाब दिया था कि अभियान है तो कुछ पॉजिटिव ही रहा होगा। इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग है आपके पास कोई ऑप्शन को सेलेक्ट करने की या एलिमिनेट करने की, जो कि अपने नॉर्मली बात करते होते हैं एलिमिनेशन में, वो सबको बोलनी है। बट जो तुम्हारा टेस्ट डिस्कशन कर रहा है वो तुम्हारा पीयर है, उसको एड्रेस करके बोलनी है। पीयर में क्या होता है, आपस में बात होने लगती है, और जब कोई डिस्कस करने वाला है वो तुम्हें टोकेगा तो तुम उसकी बात नहीं मानोगे, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। जैसे अब तुम मेरे साथ बैठे हो यहाँ पे, वो तो मेरे भी पीयर पर आपस में बात मैं नहीं करने देता। जब तुम खुद टीचर बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा दैट इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग फॉर ए टीचर, कि तुम आपस में लगे पड़े हो। तो दिन बचे हैं 7, ज्योग्राफी आज खत्म कर देते हैं। छोटी सी चीजें बताऊंगा ज्योग्राफी की पढ़ के। आई वुड वांट कि आप लोग कल ही पेपर दे दें शाम तक। इट्स नॉट दैट बिग ए डील यार, ज्योग्राफी तुमने सबने पढ़ी है, बेसिक ज्योग्राफी सबको आती है, और एलिमिनेशन अपने को करना है, ठीक है? छोटी मोटी चीजें बता दूंगा इसके बाद में, मोस्ट प्रोबेबली अभी इन 2 क्लासेस में ये हो जाएगा 1.5 घंटे में, ये क्या कहते हैं इंडियन मैपिंग। बट एक वो अपने को वो जरूरी है ना कि मैं 31 तारीख तक यहाँ पे हूँ, तो 31 आएगी या 32 ही आएगी, 30 ही आएगी, मार्च अप्रैल ही चल रहा है, तो 9 दिन हो रहा है, 1 तारीख से ट्रेनिंग शुरू है, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे। उसमें ज्योग्राफी के जस्ट बाद में तुम जो बेयर मिनिमम ऑल इंक्लूसिव का पढ़ना है वो फटाफट एक एक दिन में डबल स्पीड पे पढ़ते जाओ और फुल लेंथ टेस्ट देते जाओ। बात समझ में आ रही है? या अपने ऐसा करेंगे कि कोई भी एक कोचिंग का जो विजन नहीं है, एक करंट अफेयर का, अकेला करंट अफेयर का टेस्ट उठाएंगे और सिर्फ आपको एलिमिनेशन देखना है, पिछले वाले टेस्ट में हमने कैसे किया, बिना पढ़े वो पेपर देना है, और अपने टारगेट देखेंगे कि 80 से 90 अगर स्कोर कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी रेंज है करंट अफेयर में इतना स्कोर करना। स्टैटिक में आपको 100 से ऊपर स्कोर करना होता है, एडवांस पेपर में, करंट अफेयर में इतना स्कोर बहुत अच्छी रेंज है। अगर सारे कर पा रहे हैं तो ज्यादा लोड नहीं लेना है करंट अफेयर का, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां कहीं से भी आ सकता है, और लिटरली वही ऐसा एरिया है जहां पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होती है, ठीक है? और वही ऐसा एरिया है जिसमें लोग मैक्सिमम डाइवर्ज होते हैं स्टडी में पाथ से, टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, और वो रैशनल डिसीजन नहीं है। जो भी पीटी 365 अब उठा के पढ़ने लगेंगे, दैट इज नॉट ए रैशनल डिसीजन, आई वुड से दैट्स ए इरैशनल डिसीजन, क्योंकि 15 दिन गवाओगे, उनको याद करते रहोगे, और हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। जो हमने आज तक कर लिया है उसको बार बार रिवीजन करो, 30 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे। जो मैंने एक मैसेज भेजा था पिछली बार ग्रुप में कि दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स, उसमें से कोई चीज छुट्टी हुई है तो अगली क्लास में वो डिस्कस करेंगे। वो मैसेज सबके पास है? कोई ऐसा है जिसके पास वो मैसेज भी ना हो कि 5 ईयर फाइंडिंग एनालिसिस
ऑलमोस्ट सबके उसकी चीज़ें मैंने कवर करवा दी हैं। फिर भी अगर कुछ जैसे एग्रीकल्चर का कुछ छूट गया हो तो उसके मैं वो नोट्स भेज दूंगा। तो यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद में मैं ये चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तुम फुल लेंथ टेस्ट दो। मैं मानता हूं कि तुम्हारे वो सेक्शनल टेस्ट बचे हैं, अभी तुम्हें रिवीजन करने के बाद देने हैं, पर उनका एक एक डिस्कशन हो चुका है। तुम एक बार मेरे साथ फुल लेंथ देखे तो देखो पिछले साल क्या हुआ था। मैं सेक्शनल लेता गया और मेरे से आगे 3-4 लोग रहते गए, हर टेस्ट में रहते थे। मोस्टली अनुष्का और संगीता तो दोनों ही रहते थे हमेशा ही। पर जैसे ही फुल लेंथ टेस्ट हुए दो, जो कि पेपर के बिल्कुल पास में हुए थे, उसमें मेरे से 20-20 नंबर कम है। वही चीज रेप्लीकेट होगी प्री में, वो नहीं चाहता मैं। जो भी एप्रीहेंशंस है अपने को फुल लेंथ टेस्ट देना है ना, फाइनली प्री में फुल लेंथ ही देना है। तो मैं चाहता हूँ 3 या 4 पेपर फुल लेंथ डिस्कस हो जाए यहाँ पे। क्योंकि देखो बात इतनी है, सेक्शनल तुम पढ़ के दे रहे हो, मैं बिना पढ़े दे रहा हूँ। जब तुम फुल लेंथ बिना पढ़े दोगे, तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन सा एरिया है जो तुम्हारा रिवीजन मांगता है स्टैटिक का। बस वही एक 5वें 6ठे अटेम्प्ट वाले में और एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में फर्क होता है। समझ रहे हो? ये एनालिसिस करना कि लास्ट के दिनों में तुम्हारा कौन सा एरिया रिवीजन मांगता है। क्योंकि अगर यूपीएससी प्योरली करंट अफेयर पे पेपर बनाने लग जाए तो यूपीएससी की भी दिक्कत है। यूपीएससी लेवल प्लेइंग फील्ड रखती है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा फोकस की, क्योंकि एनसीईआरटी लोग 6ठी क्लास से पढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी हिसाब से वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक पुराने प्लेयर के लिए भी नए प्लेयर के लिए भी। उनको चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, जिसकी लॉजिकल साउंड अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की। तो करंट अफेयर में लॉजिकल आती है, वो अपने एलिमिनेशन से सीख लिया। I want to emphasize कि let it apply to a knowledge, let it attempt a paper by that. ठीक है, अब यहां की बात करते हैं। एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक ही क्वेश्चन आता है 2-3 सालों में एक बार, अगर तुम करना चाहो तो। इंडिया का मैप बना के तुम्हें ये याद रखना है, अपने आप बोल के देख लो या बना के देख लो, सेंट्रल इंडिया के कौन से स्टेट्स दूसरे सेंट्रल इंडिया के कौन से स्टेट्स है। अरे बेटा, सेंट्रल इंडिया के कौन से स्टेट दूसरे सेंट्रल इंडिया के कौन से स्टेट से टच नहीं होते। जैसे कि ये देखिए आपके सामने है, एक झारखंड की बाउंड्री मध्य प्रदेश से टच नहीं होती है। ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके मैक्सिमम दूसरे स्टेट की बाउंड्री टच होती है? यूपी। इट्स यूपी, इट्स नॉट एमपी। और दूसरे नंबर पे असम। यूपी के 8 स्टेट की बाउंड्री टच होती है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे, यूपी के झारखंड की बाउंड्री टच होती है। छत्तीसगढ़ की बाउंड्री टच हो रही है यूपी के। समझ पा रहे हो तुम? यही तो चीजें हैं जहां से यूपीएससी तुम्हें मतलब वो करेगी। और तो सारी चीजें क्लियर ही हैं, और तो आगे पीछे सब क्लियर है। कभी नोटिस किया इस चीज को? और पेपर में एकदम से आएगा तब दिक्कत हो जाएगी। आ रहा है समझ में? चल तो नहीं होता। हिमाचल टच होता है यूपी से, बिल्कुल होता है। हो जाएंगे, फिर हिमाचल नहीं होता होगा। नहीं, हिमाचल होता है और शायद फिर 8 है। 8 ही होंगे यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें और मैपिंग से, सिर्फ प्योरली मैपिंग का बता रहा हूं मैं, तुम्हें इस तरह से देखना है कि जो भी तुम्हारा रीजन हो, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम राजस्थान के या फिर कश्मीर के लोग हैं। कश्मीर वाले तो खैर बिल्कुल ही अलग हो गए, उनके तो लैटिट्यूड पे कुछ नहीं है। राजस्थान में जिस भी इलाके से तुम हो, उस लैटिट्यूड पे चलते हुए दूसरे कौन से स्टेट की कैपिटल उस लैटिट्यूड पे है, या कौन सी फेमस सिटी उस लैटिट्यूड पे है, तो तुम पाओगे कि राजस्थान का नदन हिस्सा दिल्ली से भी ऊपर है। राजस्थान का नदन हिस्सा गंगानगर जो है लैटिट्यूड में दिल्ली से ऊपर है।
समझ पा रहे हो? अब अगर तुम राजस्थान से सीधा चलोगे तो तुम पाओगे कि अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान ऑलमोस्ट सेम लैटिट्यूड पे है, जबकि नॉर्मल जब मैप सामने नहीं होगा ना तो ये बात विश्वास करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम सोचोगे राजस्थान में तो गर्मी गर्मी होती है, अरुणाचल प्रदेश में गर्मी नहीं होती। वो लैटिट्यूड नहीं एल्टीट्यूड कारण है वहां उसका। समझ पा रहे हो ना ये बात? आगरा उसी लैटिट्यूड पे है जिस पे दार्जिलिंग है, ध्यान से देखो। यूपीएससी हर साल ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेती है कि दिल्ली से पास होने वाली वर्टिकल लाइन इनमें से कौन सी सिटीज के सबसे नजदीक होगी। ये क्वेश्चन था 2018 पानी 19 का। दिल्ली से पास होने वाली वर्टिकल लाइन कौन सी सिटी के सबसे ज्यादा पास होगी? आंसर था बेंगलोर। ऑप्शन में दे रखे थे बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। एक शायद नागपुर भी था, है एक शायद नागपुर था। पास पास, नागपुर तो वैसे ही मतलब पास पास के थे। बेंगलोर और चेन्नई में से कौन सा लैटिट्यूड में ऊपर है? बेंगलोर। चेन्नई। देखो देखो ध्यान से देखो, बेंगलोर और चेन्नई में से चेन्नई ऊपर है शायद। तो पूछेगी है ऑलमोस्ट सेम सही, पर मेरे हिसाब से चेन्नई ऊपर है। यार कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे को पता है चेन्नई कहाँ है, मेरे को पता है बेंगलोर कहाँ है। वो देख, अरे वो देख, अरे किसी पास पॉलिटिकल मैप होगा ना, देखो। यस चेन्नई ऊपर है सर, मुझे तो चेन्नई ऊपर दिख रहा है यहाँ से, बराबर से ही है। लेट्स नॉट डिबेट अबाउट दैट। बट ये अब मैप आपके सामने नहीं है, ये विश्वास होना कि बेंगलोर और चेन्नई सेम लैटिट्यूड पे, कितनी अच्छी बात है। समझ पा रहे हो ना तुम? यही चीजें जो फेमस सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, 4 मेगा सिटीज, मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, 4 मेगा सिटीज हैं, उनके ऊपर ऐसे लाइनें बना लो और उन पे देखो कि कौन सी दूसरी मेगा सिटी है। बॉम्बे है, बॉम्बे पे ऐसे लाइन बनाई और ऐसे लाइन बनाई। समझ में आ रहा है? चेन्नई ऊपर है, बेंगलोर ऊपर है भैया, 0.0 समथिंग लैटिट्यूड का अंतर है। चलो ठीक है। मुंबई पे लाइन बना ली, नहीं, कोलकाता पे लाइन बना ली। ऊपर मैप में ये देखना है, नहीं, देखो मेरे को आइडिया रहता है, ठीक है ना। अरे छोड़ उस बात को, जो बात है वो ये है, चेन्नई पे लाइन बनाई और ऐसे कर दिया। मेरे को लगभग सिटीज का इस तरह से आइडिया है कि मैं आसपास, क्योंकि यूपीएससी बहुत पास वाली तो देगी नहीं, लॉजिकली एलिमिनेट करवाना चाहती है तुम्हें। एक बार देख लोगे ना इस चीज को तो तुम्हें इंडिया का मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है? जब भी देखा होगा, जैसे इनकमिंग मानसून है, इनकमिंग मानसून में मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट सस्ती होती है, क्योंकि उनको सीजनल रिवर्शन है ना विंड्स का, उसमें डालना होता है प्लेन को, अपने बजाता तेल कम लगता है ना विंड्स है। समझ पा रहे हो? लॉजिकल रीजन है ना इसका। तुमने वो हॉर्स लैटिट्यूड का नाम सुना होगा, जो ट्रेड विंड्स में आता है ना, चलता ही होगा, जेट चलते होंगे, कुछ तो रिलेशन है इस चीज से। एनीवे, जो हॉर्स लैटिट्यूड होता है, नीचे भी है इस साइड भी है, इनको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं इसलिए थे कि जब ये हवाएं इनके पक्ष में होती थी तो ये घोड़े घोड़े लेके अरेबी लोग आ जाते थे। जब वापस जाना होता था तो घोड़ों को पानी में डुबा देते थे, क्योंकि हवाओं के विपरीत जाना पड़ता था इनको, तो घोड़े वे कर रहे हैं तो डुबा देते थे, इसलिए इनको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। पानी में डुबा देते थे, किससे ज्यादा तो तेल खा जाएगा, घोड़ों से ज्यादा तो पुराने टाइम की बात है। हॉर्स लैटिट्यूड नाम वहीं से आया है। अच्छा तेरे को ये पता नहीं है हॉर्स लैटिट्यूड कौन से होते हैं? अरे उसमें किस तरह से चलते थे वो, कोयला कोयला कुछ भी कर ले। इसके बाद में आओ मैपिंग में रिवर्स। आपकी 11वीं क्लास की जो बुक है, एक 11th क्लास की बुक है फिजिकल वाली, वो क्या तेरे पास यहाँ पे? फिजिकल वाली बुक में दूसरा एक चैप्टर है रिवर ड्रेनेज वाला है, मतलब इस तरह से कुछ,
ड्रेनेज सिस्टम से पहले कुछ है क्या? शायद ड्रेनेज सिस्टम नहीं है क्या? ड्रेनेज सिस्टम में जो मेजर रिवर लिखी हुई है ना, उनको मैप में बना के उनकी ट्रिब्यूटरी बनानी नहीं है जो लिखी हुई है, वो लिखनी जरूर है। जैसे वरुण है, वरुण कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कभी नहीं पता चलेगा तुमने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हो। जो भी मेजर रिवर है, मैं रिवर के नाम बता देता हूं, इंडस, गंगा, यमुना, फटाफट लिखते जाओ। इंडस, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। जैसे कावेरी रिवर है, मैंने 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से कर दिया था कि कावेरी रिवर की मुझे ट्रिब्यूटरी पता थी। मैंने अपने मैप में इस तरह से बना रखा था कि ये कावेरी रिवर है, इसके ऊपर से 3 ट्रिब्यूटरी आती है, केबीए, ये लिख रखा था मैंने, काबिनी, बाविनी, अमरावती, सारी लेफ्ट बैंक है। और अब आपको ये पता है कावेरी रिवर का है और आपको वहां के टाइगर रिजर्व पता है, तो उन्होंने पूछा था अमरावती रिवर पे कौन सा टाइगर रिजर्व है। आपको अगर कावेरी पता और ये पता अमरावती का है, मतलब समझ रहे हो ना? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? क्वेश्चन आपके कहां हो जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी की मतलब मिलके नॉलेज से क्वेश्चन हो जाएंगे। और बहुत इजी हो गया था वो, देखते ही पता चल गया था कि मेरे को नागार्जुनम श्रीशैलम काटना है। तमिलनाडु और कहाँ ऊपर वो तेलंगाना और उसके बीच में है ना आंध्र प्रदेश में, एनएसटीआर जो है, नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और ये कहते हैं कि 2 स्टेट के बीच में है, तो बट ऑब्वियसली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में रहा होगा। और अगर इतनी कोई बड़ी रिवर होगी तो पहले ही उधर बंगाल में गिर जाएगी, क्योंकि वहां है ना ढलान, तो वहां है, नीचे कावेरी तक थोड़ी आएगी वहां से चल के। समझ रहे हो ना? अमरावती, अमरावती नाम लग रहा है अभी आंध्र प्रदेश का नाम रहा होगा। यू सी, तुम लॉजिक समझ पा रहे हो क्या कि यहाँ के सारे एरिया का ढलान इस तरफ है। और कोई एनएसटीआर में अगर अमरावती होती तो मेरे को अमरावती का ये पता है कंफर्म के भी है कि अमरावती कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, काबिनी, बाबिनी, अमरावती, तो कावेरी तक नहीं आएगी वो। एनएसटीआर काटना था मुझे, बस आंसर आ गया। ऐसे कोई पेपर का क्वेश्चन था या यूपीएससी प्रीलिम्स का था? समझ पा रहे हो ना? इट इज डेरिवेटिव, बट आपको वहां पे प्रेजेंट रहना होगा। और आपको 2 घंटे दे क्यों रहे हैं वो 100 क्वेश्चन के? एनसीईआरटी बहुत तकड़ी की है पेपर क्लियर करने की। आपकी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक रिवर का पूरा मैप बना हुआ है, उसमें लिटरली उन्होंने दिखा रखी है ट्रिब्यूटरीज कौन सी कैसी है, बस उतनी देख जाओ। जो बुक में दी हुई है ये तो बता दी नीचे वाली तीनों, और एक और लिख लो महानदी, महानदी की ट्रिब्यूटरी देख लेना, और उधर ब्रह्मपुत्र। आज तक यूपीएससी इन 6 रिवर से बाहर नहीं गया। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, या तो इससे सेलेक्ट या एलिमिनेट हो जाएगा इन 6-7 रिवर से। ये छोटे वाली बकवास रिवर है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो मेरिट डिसाइड नहीं करेगी। हाँ, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, गूगल मत करने लग जाना। एक एक रिवर की 20 ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो एनसीईआरटी 11वीं क्लास में दी हुई है, और एक मैप दिया हुआ है रिवर ड्रेनेज सिस्टम का, वो जरूर बढ़ा लेना प्लीज। मतलब मेरे नोट्स देखोगे तो वो मैप मैंने 5 बार बनाया हुआ है बिना देखे, और अब छप गया। कोई भी मैप प्रैक्टिस है ना, वो 5 बार कर लो। आई गारंटी यू, मैंने 2 घंटे में सारी मैप प्रैक्टिस की थी 2018 में। उसमें सारे मैप जितने भी थे ना, मैंने एक जगह रख के उनको हर एक मैप को 5-5 बार बनाया, और इतना शानदार कॉन्फिडेंस था ना पेपर में। और तब से लेके अब तक 4 साल हो गए, कोई मैप का क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। 5 बार बना लो बिना देखे। पहली 3 बार में, पहली बार बनाया गलत होगा, बहुत सी चीजें छूटेंगी। दूसरी बार दोबारा बनाओ पूरा, ऐसे नहीं जो गलत हो रहा है वो बनाओ, दोबारा पूरा बनाओ, फिर एक आधी छूटेगी। तीसरी बार फिर एक आधी छूटेगी, चौथी 5वीं बार में नहीं छूटेगी। बात इतनी है, चौथी बार में जब नहीं छूट रही तो तुम 5वीं बार बनाओगे नहीं। डोंट डू दैट, रीइंफोर्स करो चीज को। कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार बनाओ। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस सिस्टम। ज्यादा से ज्यादा 20 एक मैप होंगे आपके इंडिया के। एक मैप की सारी चीजें डिटेल करने में, नाम वाम लिखने में, वर्ड ही तो है। एक आंसर लिखते हो तुम 10 मिनट में 200 वर्ड्स का। क्या एक मैप पे 200 वर्ड होते हैं? कैसे नहीं होंगे? हार्डली 15 मिनट लगेंगे एक मैप बनाने में पहली बार में। उसके बाद में सिर्फ इनिशियल्स लिख दो। तुम्हें पता होनी चाहिए ना लोकेशन कौन सी कहाँ है। जस्ट डू इट।
और बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जस्ट ज्योग्राफी के नहीं, एनवायरमेंट के हैं, आई डोंट नो, मतलब हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं कि जियोपॉलिटिकली पता होता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट हैपन देयर। डू यू फील इट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे एक बार कोई क्विज थी, उसमें ऐसे कह रहे थे, ऐसे इंडिया की ग्रैंड कैनियन जो मैंने नाम बताया था आंध्र प्रदेश वाला, उन्होंने ऑप्शन दिए थे मेरे को, बट ऑब्वियसली पता चल गया अगर कैनियन है तो हार्ड रॉक होनी चाहिए। कैनियन हार्ड रॉक में बनेगी, सॉफ्ट रॉक में तो नहीं बनेगी। सारे ऑप्शन हटा दिए, बचा ही ऑप्शन एक आंध्रा का। एक कारण सिंपल है ना, कैनियन ऐसे बनेगी सीधी, वो हार्ड रॉक में बनेगी। सॉफ्ट रॉक में तो ऐसे बनती है ना चीजें, वैली बनती है, और हार्ड रॉक सारी की सारी पेनिनसुला में। तुम वही अंडरस्टैंड करना जरूरी है इन चीजों को, इनसे ही आंसर बनेंगे, ऐसे ही पेपर होता है और जबरदस्त तरीके से होगा। मैं खुद की गलती बता रहा हूँ, खुद ही बता रहा हूँ कि अगर नोट्स सारे याद रह जाएं तो 120-30 नंबर किसी भी पेपर में कभी कहीं नहीं गए। नोट्स से गलतियां ज्यादा होती है, खासकर पॉलिटी से। मैं तुम्हारे को अपने वो टेस्ट भी दे दूंगा जिसमें 135-40 नंबर आए हुए हैं, मतलब ये विजन वाले और ये जो फॉरम वाले हैं, ओपन टेस्ट। उसमें तुम लिटरली ढंग से देख सकते हो कि पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री लिटरली जो लगभग सबके सही हो रहे हैं, वो क्वेश्चन गलत है। बहुत बार पढ़ के जाता हूँ, पर बात इतनी है ना कि वहाँ पे उनमें मैं एलिमिनेशन का सोचता नहीं, बाकी चीजें लिटरली एलिमिनेट हो जाती है, तुम्हें विश्वास रखना होगा। और नोट्स याद रह गए तो किसी के भी 120 से कम नहीं आएंगे। मतलब गलतियां पॉलिटी के पेपर में देखा ही था, तुम्हारे सामने मैं पेपर कर रहा था, कितनी गलतियां हुई थी, तो उसके बावजूद भी कट ऑफ से 15 नंबर ऊपर जा रहे हैं तो सिक्योर है। फॉरेस्ट हालांकि आजकल 20 नंबर ऊपर जाने लग गया 18 के बाद से, वरना तो 18 में हो ही गया था। ये सिंपल सी कहानी है मेरे पास तो, कि क्यों मैं मैपिंग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, कि मैंने आपको बोला था कि करवानी ज़रूरी है, उसका कारण ये है। अगर आपको ये फील आती है ना वहाँ पे बैठे बैठे कि दिल्ली ऐसे, और ये जैसे कि अभी एक बार वो क्वेश्चन आया था ट्रॉपिकल राइस इंस्टीट्यूट कुछ रिसर्च का, एक सिंपल सी बात है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसी जगह होगा जहाँ राइस की बहुतायत है। अब वो एरिया हटा दो ना जहाँ पे राइस नहीं है या पानी नहीं है, बारिश नहीं है। डू यू फील इट? यस। तो उसमें दो चॉइस नेचुरल बच गई थी, बैंगलोर और हैदराबाद। जो वो है ना अपने आईसी मोड का क्या नाम, जो भी नाम है उसका, वो राइस वाला समथिंग हैदराबाद में जो कुछ है, एक है एक इंस्टीट्यूट है इस तरह का कोई। तो दो ऑप्शन पे आ गए सीधे ही आप, क्योंकि मान लो कि कुछ और चीज हो सकती है, राइस की लैब कहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट उस इलाके में होगा ना जहाँ पे बहुतायत हो अलग अलग वेराइटी की। लॉजिकल रीजनिंग तो यही बनती है ना। जैसे अभी आज सुबह मैंने तुम्हारे को फॉरेस्ट वाला बताया, फॉसिल वाला बताया,